कभी यूपीएससी का मतलब रिजल्ट आता है, वहां पे लड़कियों को कोशिश की जाती है कि इनको पहले रैंक पे लाया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, उनमें बस ये काम करना कि निकाल लेना कि कितनी लड़कियां आई और कितने लड़के आए, बस यही काम करना है। आप देखेंगे उनका वो संख्या बहुत कम रहेगी। समझ में? भारत देश में जितने प्राइम मिनिस्टर अभी तक हुए, कितनी लड़कियां बनी है? एक। कितने प्राइम मिनिस्टर हुए होंगे? बहुत सारे। जो भी हुआ है कम से कम दशक तो पारी कर गए। आपको ये भी पता है कि अभी 2 4 6 बार जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे लड़के ही रहेंगे। मोदी साहब लड़के ही हैं, राहुल भाई साहब आएंगे तो भी लड़के ही होंगे, उसके बाद योगी साहब आएंगे वो लड़के ही रहेंगे। हो सकता है अमित शाह आ जाए, जो भी रहेगा। लड़कियां तो कहीं रेस में है नहीं, है रेस में नहीं। एक को देख के नहीं गिर, आपको ये जान रहना, कहीं पे कोई टॉप कर रहा है। अब जैसे टेक्नोलॉजी के स्तर पे जो इन्होंने काम कर दिया, ऑनलाइन जो दे रहे हैं, जो इसको कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लड़कों का है कि लड़कियों का? सबसे ज्यादा लड़कियों का नुकसान है। लड़के तो भाई ये नहीं हो रहा, चल कहाँ पे, अच्छा मैं आ रहा हूँ, पूरा अपना स्कूटी बैठे या गाड़ी बैठे, चल अपना पहुंच गए, तो ये ऐसे ऐसे। लड़कियां कहाँ जाएंगी बेचारी, जाएंगी? आप देखिएगा इसी के बाद जब रिजल्ट आएगा, कोरोना का टाइम पीरियड जब खत्म होगा, जब इसका पूरा वैल्यूएशन किया जाएगा, तो बहुत सारी लड़कियां अपना पेपर इसलिए नहीं दे पाई कि उनके पास टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं था, और बहुत के पास तो नेट नहीं था। गरीबी इस स्तर की है भारत में। गांव में क्या सिस्टम होगा ये? इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस लॉन्च किया है, सही है कि गलत है? ये सबसे गलत है। जो भी लोग एग्जाम दे रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर, अगर आप नहीं ले पा रहे थे तो आपको सबको एक मानक से पास कर देगा। जो आप 2 एग्जाम ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, एक ही एग्जाम लास्ट में लेते, ठीक है, कम लेते। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? ये थोड़ी मैं आपके ऊपर कमेंट कर रहा हूं, ये बता रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन जब कभी आप किसी जगह पहुंचेंगे, कहीं पे डिबेट होगी, तो ये सब सुझाव में रखे जाते हैं, और जो सही सुझाव होते हैं वो यही होते हैं। समाज को एक पैरेलल लाने के लिए जब आप कोई ऐसी योजना लाते हैं, उससे एक वर्ग का फायदा हो रहा है, दूसरे वर्ग का नुकसान हो रहा है, और तीसरा वर्ग साधन संपन्न है नहीं लेकिन इसको भी इसी में शामिल कर रहे हो, तो ये कहां से बियर कर पाएगा? बियर ही नहीं कर पाएगा। ऐसा है कि नहीं है? इसीलिए हमेशा योजनाओं को बना, इसका मतलब जो यहां पे बैठे हुए मठाधीश हैं उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, इसका मतलब वे चॉकलेटी फैमिली से आए हुए लोग हैं, और ऐसी चॉकलेटी फैमिली से आए हुए लोग हैं जिन्हें अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं मालूम है। जो केवल 2 4 गरीबों के पास एप्पल का मोबाइल देख लेते हैं तो ये जानते हैं कि हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति टेक्नोलॉजी से पूरा एकदम भरा हुआ है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा है कि नहीं? इसीलिए कोई एक गरीब व्यक्ति अगर टीवी देख रहा है तो हमें ये नहीं मानना है कि ये गरीबी से ऊपर उठ गया है। किसी गरीब व्यक्ति के पास मोबाइल है तो हमें ये नहीं मानना है कि इसके पास 2 GB डाटा होगा ही, ऐसा नहीं मानना है। और यही जो लोग मानते, इसीलिए भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं अभी तक बड़े स्तर पे, यहां तक कि कभी कभी यूपीएससी के चेयरमैन भी, अभी कुछ समय पहले तक जो यूपीएससी के चेयरमैन थे वो भी कुछ ऐसे ही मानसिकता से भरे हुए थे। अब पता नहीं सुधार हुआ कि नहीं हुआ, कि किस स्तर पे यहाँ पे सीसैट का पेपर ला रहे हैं, और सीसैट का पेपर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं या जो इंटर तक इंग्लिश स्ट्रीम से पढ़े लिखे होते हैं, उनको 90% बेनिफिट दे रहा था।
और उस दौर में इसीलिए जो इंटर तक साइंस स्ट्रीम से होते हैं वो लोग बहुत तेजी के साथ गए, और जिनका ये स्ट्रीम नहीं था वो बेचारे यहीं पे ब्रेक कर गए। तो आपको यही मानना है भारत में सुधार करने से के लिए केवल किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा हो जाए इससे सुधार नहीं होता, जब तक कि सभी संस्थाओं में जो पहुंचे हुए लोग हैं वो एक गरीबी से उठकर यहाँ आए। गरीब व्यक्ति ही जब बड़ी संस्थाओं में पहुंचता है तो सुधार भी वही कर पाएगा, क्योंकि उसे यहाँ की बहुत सारी चीजें मालूम है अनुभव से ही। इसीलिए भारत देश को जो लोग कहते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति तो हैं यहाँ यूनिवर्सिटी के जो भी चांसलर हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर पा रहा होगा। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। कभी भी आपसे कभी इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए तो आपको उसका जवाब देने के लिए हमेशा दोनों तरफ बैलेंस करना होगा। कभी भी चाहे जितना बड़ा इंटरव्यू हो और चाहे जितना छोटा हो, उस इंटरव्यू में यही देखते हैं कि आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं आपकी मानसिकता समाज को सुधारने की है कि नहीं है, और यहीं से वो पकड़ लेते हैं। इन लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, यहाँ पे जो बड़े लोग हैं इनके पास जो सुविधा है, इनको इस सुविधा तक पहुंचाने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपकी सोच क्या है, यही होता है बाकी इंटरव्यू में कुछ होता नहीं। आइए हम शुरू करते हैं। मैं भी एक बार ऑनलाइन, मैं तो गांव में पढ़ा हूँ, शहर में भी पढ़ा, लेकिन कंप्यूटर मेरे को आया नहीं। अभी भी मैं टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हूँ, उसका रीजन भी होता है। ये देखते हैं हम कहां तक पढ़ लिए थे। आज का तो काफी समय चला गया आपको। इसकी जगह पे हम पढ़ेंगे संडे को। संडे को होली, संडे को पढ़ेंगे, और कोई दिक्कत तो नहीं, आना है संडे को। कोई बात नहीं, पेपर आपका हो गया, आप छुट्टी कर लीजिएगा। संडे को पढ़ेंगे, आज का नुकसान संडे को पूरा कर देंगे। अधिनियम कौन सा चल रहा था? 1800। ये पूरा हुआ था कि नहीं? हो गया था। 1858 का जो हम देखेंगे, यहाँ पे हमें ये सारी चीजें सोचना है। 1858 का विद्रोह होता है, इसका मतलब कि वहां पे उस पद पे जो बैठे हुए लोग हैं ये सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं। इस नीचे से जो विद्रोह आ रहा है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अचानक कभी भी विद्रोह होता है, इसका मतलब कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति उस विद्रोह को समझ नहीं पा रहा, लोगों की मानसिकता को समझ नहीं पा रहा, इसलिए ये हो रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए आप इन सब अधिनियम से सारी व्यवस्थाओं को सरकार को देखना है, सरकार कितना अध्ययन करती है इन व्यवस्थाओं पर। ये नहीं है अगर 1857 का विद्रोह होता है तो सरकार के पास जो मशीनरी होती है वो भी इन सारी चीजों पर ध्यान देती रहती है, कि मोदी साहब को बताती रहती है कि ये विद्रोह यहाँ ऐसे होगा या नहीं होगा। एम्स में आप जाएंगे, वहां देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट में 10 से 12 या लगभग 20 इतनी पर्चियां प्रत्येक दिन बनती हैं, डायरेक्ट बनती हैं। और डायरेक्ट ये चाहे गरीब हो कि अमीर हो, लाइन में लगिए, आपका नंबर आ गया, पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर आप यहां तुरंत एम्स में दिखा सकते हैं। बाकी के लिए अपॉइंटमेंट लेना है, उसमें 1 महीने भी लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी। लेकिन डेली के लिए 20 से 25 जो मरीज है पेशेंट के लिए डायरेक्ट यहाँ लाइन में लगना है। नंबर आ गया तो, आपका नहीं आया तो यहाँ पे दूसरा पड़ जाएगा। ये चीजें क्या है? ये चीजें विद्रोह को कम करने का एक माध्यम है, क्योंकि 12 ही पूरी इतना बड़ा हिंदुस्तान है, क्या 12 ही लोगों को जरूरत है? नहीं, लेकिन इस 12 के माध्यम से
हमने पूरे 120 करोड़ या 130 करोड़ के अंदर जो विद्रोह चल रहा है उसको मैंने कम कर दिया, क्योंकि एक भी व्यक्ति का यहाँ पे 20 गरीब व्यक्तियों का नंबर अगर आ गया तो 20 के सहारे जो 130 करोड़ लोग हैं उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन चला गया कि नहीं हमारे लिए सुविधा है, बस हम टाइम से पहुंच नहीं पाए, तो अगले दिन जब भी पहुंचेंगे तो ये 4 बजे पहुंच जाएंगे, यहीं पे सोएंगे, मिल ही जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यानी ये जो विद्रोह है यही है। तो इस विद्रोह से ना केवल अंग्रेजों ने सीख लिया बल्कि भारत की सरकार भी सीखी हुई है। इसीलिए जब कोई सरकार इंप्रूवमेंट करती है, नहीं एम्स में 2014 के पहले तो सामान्य व्यक्ति की पहुंच ही नहीं थी यहां तक, मतलब सामान्य व्यक्ति जानता ही, फिर वहां पे एक प्रोसेस बनाया गया, फिर ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट हुआ वो आया, फिर धीरे धीरे। इसलिए आप देखेंगे यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, बहुत से गरीब व्यक्ति वहीं रोड के किनारे पड़ा रहता है, क्योंकि एक दिन नंबर आ गया, सही से दिखा रहा। दूसरी चीज आप समझिएगा यहाँ पे और क्या है, अब पता नहीं इथिक्स के स्तर पे यहाँ डॉक्टरों को क्या मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, वो देख के मैं भी दंग रह जाता हूँ जब कभी जाता हूँ। हमारे पास पेशेंट हैं, एक मरीज को देखने के लिए जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ या दिल्ली के सामान्य से हॉस्पिटल में जाओ, ये इनकी कोशिश रहती है मरीज को देखें, दवा दें और भगाएं। लेकिन यहां इनकी क्या कोशिश रहती है, ये जब देखते हैं तो बहुत सावधानी से छोटी से छोटी चीज भी पूछेंगे, और एक ही मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 घंटे लग जाए मरीज के साथ इंटरेक्ट करते हुए, 2 घंटे लग जाए। तो ये क्या है, ये ऐसा सेटिस्फैक्शन है कि बड़ी संस्थाओं में भी आप भले गरीब हैं, हमने आपको जो वरीयता दी हुई है ऐसी सुविधा बड़े लोग भी जल्दी नहीं पाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या है, गरीबों के अंदर का जो विद्रोह है उस विद्रोह को कम करने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो 1857 के विद्रोह से ना केवल अंग्रेजों ने सबक लिया बल्कि भारत की सरकार ने उससे ज्यादा सबक लिया। हर जगह जुड़ना है। भारत में अगर आरक्षण दिया जाता है, ये समझ बन पा रही नहीं मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ये ऐसा नहीं लेना कि सर टाइम पास कर रहे हैं, मैं कुछ समझ डेवलप करना चाह रहा हूं। अब यहां पे देखिएगा, आरक्षण देखिएगा, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ध्यान से समझना। जनरल पॉपुलेशन कितना होगी, मैं सामान्य से बोलता हूं, जैसे आपके यहाँ एक जाट बिरादरी होती है, जनरल में आती है, यूपी हुआ, बिहार हुआ, बिहार में राजपूत होते हैं, यूपी में ठाकुर होते हैं, और यहाँ पे क्या कहते हैं राजस्थान में उनको क्या बोलते हैं, राजपूत ही, हाँ राजपूत, कहीं पे क्षत्रिय होते हैं, कहीं पे हर वर्ग, एक ऐसा वर्ग ले लो जो ब्राह्मण है वो भी। किसी गांव में जनरल की जो पॉपुलेशन होती है, क्या इस गांव के दायरे में आने वाले जो भी लोग होते हैं इनकी पॉपुलेशन कितनी होती है, एसटी, एससी, ओबीसी, इनकी पॉपुलेशन जो मैं समझ रहा हूं 90% पॉपुलेशन तो इन्हीं की होती है और 10% पॉपुलेशन केवल इनकी होती है। ऐसा है कि नहीं? आप अपने गांव में भी लीजिएगा, क्योंकि आपका जो गांव है एक इधर है, सब एक साथ रहते हैं तो लगता हुआ कि हम ज्यादा हैं, दरअसल हम ज्यादा नहीं है, संख्या उन्हीं की ज्यादा है। लोकतंत्र में संख्या इनकी ज्यादा है, गरीबी इनके पास ज्यादा है, नौकरी सरकारी हम ज्यादा कर रहे हैं, कहीं पे इनका प्रतिनिधित्व इनकी संख्या के अनुपात में है ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, कहीं पे इनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व है, आरक्षण आ गया है, तब भी हर जगह नहीं है इनका। तो इससे होगा क्या? अब हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो देखें कि हम अगर जितना पढ़े हैं ये भी इतना पढ़े हों और पैरेलल कंपटीशन हो, तो पैरेलल कंपटीशन हो गए, जिंदगी में नहीं आ पाएंगे। और आजादी के बाद से इनके अंदर विद्रोह चलेगा कि नहीं, कि देश आजाद हुआ हमारे दम पे। लाठियां किसने खाई? लाठियां यही गरीब खाया है, दलित खाया है, पिछड़ा हुआ व्यक्ति खाया है, लाठियां इन्होंने खाई। और यहाँ जनरल क्लास के लोग नेता बन के घूम रहे थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, पंडित ही तो थे, जनरल क्लास के लोग थे।
पटेल साहब थे, वो भी क्या थे? तो महात्मा गांधी थे, क्या थे? जनरल थे। तो आप देखेंगे जनरल क्लास के लोग लीडर बने थे, नेतृत्व कर रहे थे, त्याग था, कोई बात नहीं, लेकिन लाठियां खाने का काम किसने खाया है? इस क्लास में जो सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित थे, इसने खाया है। अब इसके बाद इनका प्रतिनिधित्व तो है नहीं, और सोचें एजुकेशन बराबर हो तब इनको हम यहां पे लाएंगे। उनका विद्रोह 10 से 12 साल बाद फिर आ जाता। क्यों? क्योंकि ये जानते ना, देश आजाद हुआ, सब बढ़ रहे और हम यही रह गए। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, थोड़ा कम होगा, इन्हें डीएम बना ही देते हैं, थोड़ा कम दिमाग रहेगा, लेकिन कम से कम इनको देख के लोग ये तो मानेंगे अपना आदमी है। इन्हीं को देख के, एक को मैंने बना दिया, इन्हीं को देख के लोग अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। तो बात, प्रशासन चलाने के लिए डीएम ही थोड़ी चलाएगा। हम देखेंगे इधर है 4 महीना इनको यहाँ रखे, फिर 5वें महीने हम यहाँ कर दिए, फिर केंद्र में बुला लिए, फिर कहीं और कर दिए, बाकी को घुमा रहे हैं। सिस्टम हमारा सही चल रहा है, क्योंकि किसी जिले में डीएम ही सबसे बड़ा तो होता नहीं, इससे ऊपर भी यहाँ पे मतलब अधिकारी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, सब होते हैं, वो इनको मैनेज करेंगे, वो इनको दिमाग देंगे। एसपी होगा, एसपी को थोड़ा अच्छा कर दिए, लेकिन इस बहाने सेटिस्फैक्शन है। एक व्यक्ति में सेटिस्फैक्शन नहीं है। जब किसी एसटी एससी समुदाय का कोई एक व्यक्ति किसी बड़े पद पे पहुंचता है तो केवल उस बड़े एक व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन नहीं होता, इसके द्वारा इनके पूरे समाज में ये होता है कि ये अपना आदमी है। जनरल का कोई व्यक्ति किसी पद पे कार्य करता है तो हम कभी नहीं कहते ये अपना आदमी है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इनकी क्लास का कोई व्यक्ति काम करता है तो ये गर्व से कहते हैं ये अपना आदमी है। ये समझ पा रहे हैं? नहीं, ठीक है ना? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमने आरक्षण दिया हुआ है। अब ये कौन सी बात करेगा? अपने बच्चे को पढ़ाइए, आपका बच्चा भी बन सकता है, सरकार ने आरक्षण दिया हुआ है, इतना हमारे ही लिए है। तो हमने क्या दिखाया? हमने ये दिखाया कि अब लोकतंत्र में अगर आपकी जनसंख्या ज्यादा है तो उस जनसंख्या और जो आपका शोषण हुआ है उसके लिए हम क्या दे, हम भरपाई कर रहे हैं। हम भरपाई क्या कर रहे हैं? हमने इतनी सीटें आपको रिजर्व कर दी हैं, यहां पे आप ही आएंगे। इससे क्या होगा? 2 चीजें होंगी। ये समुदाय पढ़ेगा, क्या करेगा? पढ़ेगा। इस समुदाय के पढ़ने से क्या होगा कि इस समुदाय के लोग अगर सही से पढ़ लेंगे तो कम से कम लालू जैसा नेता लोगों को इधर उधर नहीं कर पाएगा, चारा घोटाला नहीं होगा। लेकिन इस समुदाय का अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, फिर वही है, पक्की सड़क पे आपकी भैंस चलेगी तो फिसल जाएगी और गिर जाएगी, दूध कहां से पाओगे? तो फिर लोग कहेंगे हाँ हाँ सही है। लेकिन यही समुदाय अगर पढ़ा लिखा होगा और सही हो जाएगा तो फिर वो कहेगा नहीं, सड़क पक्की रहे, एक बढ़िया सा चारागाह बनवा दीजिए, भैंस वहीं पे रहेगी साहब। ठीक है ना? तर्क करने की क्षमता अगर हम इस पॉपुलेशन में डेवलप कर दिए और एजुकेशन डेवलप कर दिए तो ये पॉपुलेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा समझेगी। ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या होगा? थोड़े से लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और एक बड़ा समुदाय रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा तो हम देश को आगे कभी ले ही नहीं जा सकते। जैसे महिलाओं के स्तर पे शिक्षा की बात क्यों की जाती है? हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, घर में कोई महिला है वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएगी? कभी नहीं समझ पाएगी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं पाएगी तो आधी पॉपुलेशन को इकोनॉमी से हमने खुद ही बाहर कर दिया, और अगर आधी पॉपुलेशन को इकोनॉमी से बाहर कर दिया तो जीडीपी जितना दूसरे देशों की डेवलप हो रही है या जितना इकोनॉमी उनकी डेवलप हो रही है, हमारी कभी डेवलप हो ही नहीं सकती। घूंघट पहना के अगर महिलाओं को हमने घर में ही रखा हुआ है तो एक व्यक्ति घर का चाहे जितना मेहनत कर ले, उस घर का विकास पूरी क्षमता के साथ हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? तो आरक्षण में दूसरा तर्क ये भी आता है, आरक्षण का मकसद आप समझ लीजिए। ध्यान देना, सरकारी नौकरियां भारत में बहुत ज्यादा है नहीं। कितनी सरकारी नौकरियां हैं? 1000 2000, मान लीजिए आरक्षण, मान लीजिए 20 लाख, मैं 10 लाख मान लेता हूं,
20 लाख तो बहुत ज्यादा, 10 लाख सरकारी नौकरी, इसमें से 5 लाख हमने दे दिया आरक्षण में, और जनसंख्या कितनी है सोचिए, है कि नहीं। लेकिन अगर इस 5 लाख के थ्रू 120 करोड़ की जनसंख्या, 130 करोड़ की जनसंख्या में मैं मान लेता हूं 100 करोड़, मुस्लिमों में भी लोग ST SC इसमें भी क्लास होते हैं पिछड़े, ध्यान रखिएगा, तो उनके स्तर पर भी रिजर्वेशन की व्यवस्था होती है जो पिछड़े होते हैं, जिन्हें आप अल्पसंख्यक बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान लें कि 100 करोड़ लोगों का विद्रोह अगर हम 5 लाख नौकरियों के माध्यम से रोक लें तो क्या ये अच्छा काम नहीं है? अच्छा काम है। दूसरी चीज, हम विद्रोह ही नहीं रोक रहे हैं, इसके थ्रू इस पूरे समुदाय को हम विकास से भी जोड़ रहे हैं, ये पढ़ेंगे लिखेंगे, लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज इसीलिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी, दलित शोषित पीड़ित जो भी है, उसका बच्चा बड़ा होता है तो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। बच्चा पेट में ही रहता है, माँ और पिता चाहे जितने गरीब परिवार के हों, चाहे ST के हों SC के हों, वहीं से पढ़ाने का ख्वाब देखते रहते हैं, प्लान वहीं पे बनने लगता है, बच्चा भी पेट में ही है। इसका मतलब क्या है? हमने इसके माध्यम से प्रेरणा दे दी, ये समझ में आया। इसीलिए आरक्षण किसी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टिकोण से सबल नहीं बनाता है, लेकिन समाज को सामाजिक पैरिटी में लाके खड़ा कर देता है, मानसिकता लोगों की बराबर हो जाती है। क्योंकि जब हम अपना काम कराने के लिए DM साहब के पास जाते हैं या किसी अधिकारी के पास, एक ही एग्जाम्पल नहीं, और वो किसी मतलब शोषित पीड़ित समुदाय का व्यक्ति है और हमारे बगल में कोई पड़ोसी रहता है और उसके साथ हम एक बुरा व्यवहार करते हैं और एक बुरा नजरिया अगर हम रखते हैं, लेकिन जब वो हमसे मिलता है, उससे हम काम कराते हैं, हमसे वो सही से बात करता है, हमारा काम करता है, तो जब हम अपने घर में आते हैं तुरंत पड़ोसी के प्रति हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये वो उसी समुदाय का है और ये भी कभी वहां पहुंच सकता है। होता है कि नहीं चेंज? कभी भी पूछा जाए क्या आरक्षण आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों को सशक्त बनाता है? तो नहीं। आरक्षण के द्वारा हम लोगों को सामाजिक पैरिटी में लाते हैं, सामाजिक बराबरी के लिए आरक्षण दिया जाता है। ये समझ में आया? ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? इसीलिए आप देखिएगा, सुधारों की बात आप सुन लीजिए। कभी मान लीजिए जैसे आरक्षण जब दिया गया था तो उस समय पता नहीं कितने ब्राह्मण थे, कितने ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, जाट थे, जो भी होंगे, बहुत से लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। मैं तो बहुत छोटा था कि नहीं था ये भी नहीं पता, लेकिन जो बताते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई छात्र तो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के जल गए थे। ये था। इसका मतलब जिन लोगों का कब्जा था, उनका कब्जा जब हटने लगता है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, तो सबके बस की बात नहीं होती सहन करती, क्योंकि कोई अपने अधिकार देना नहीं चाहता, जिसे अब मंडल कमीशन बोलते हैं। तो कोई भी पूछे आरक्षण अच्छा है, अच्छा था कि नहीं था, तो आप क्या बोलेंगे? सामान्य तौर पे आरक्षण ठीक था, अच्छा था, खराब नहीं था, होना भी चाहिए, लेकिन बस समय के अनुसार अब थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। समझ में क्लियर हुआ? लेकिन दूसरी चीज और यहां पे देखना है, अब राज्यों के स्तर पे जो जातिगत सरकारें आ रही है, सुनेगा यहां पे विद्रोह देखिएगा। देखो केंद्र के स्तर पर बैठी हुई सरकार चाहे वे किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे तो उसकी अपनी इच्छा नहीं बनने देगी। राष्ट्रपति शासन सरकार कहीं भी लगा सकती है, अपने हिसाब से इधर उधर कर सकती है, लेकिन सरकार इतना क्यों नहीं करती? सरकार को दो काम करना होता है। सरकार को जन आकांक्षा देखनी होती है और जन विद्रोह, दोनों को देखना होता है। जन विद्रोह ज्यादा है या जन आकांक्षा ज्यादा है, या लोगों के अंदर क्या चल रहा है, यही जब चलता है, इसी को देखने के लिए चुनाव के समय में आप कभी भी देखिएगा,
सरकार एक बार इस साइड बोलेगी, दूसरी बार इस साइड बोलेगी, और वो जनता को पहचानने का काम करती है। कैसे, देखो यूपी का ही एग्जाम्पल लेते हैं पहले। अब ऐसा नहीं मैं यूपी का हूं तो यूपी का एग्जाम्पल, हर जगह यही है। बिहार में चाहे लालू आए हों, बंगाल में चाहे ममता दीदी आई हो, या फिर यूपी में चाहे मायावती आई हो, तीनों के आने से उस समुदाय की आर्थिक स्थितियों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। गरीब गरीब ही रहा कि नहीं रहा। आप ऐसे सोचो, भारत में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बन जाने से क्या भारत की महिलाएं सशक्त हो गई? अगर इतना सशक्त होती तो क्या ये सारी समस्याएं सुनने को मिलती? मिल ही ना पाती, मिलती नहीं मिल पाती। इसका मतलब कि मोटिव क्या था? मोटिव ये हो सकता है कि इनके आने से महिलाओं में बस एक सशक्तिकरण का भाव जग गया। सशक्त तो नहीं हुई, क्या जग जाना? भाव जगना और होना दोनों अलग है। जैसे मीरा के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम का एक भाव जग गया, बाकी कुछ हुआ नहीं। कृष्ण मिले उनको? नहीं मिले। मिले वो तो एक धार्मिक मामला है, लेकिन यहां पे देखेंगे मायावती जब वहां पे आई यूपी में, तो देखिएगा यूपी में भी विद्रोह की स्थितियां आ रही थी। इसीलिए सर आप देखिएगा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों के निर्माण में केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो हमें दिखता नहीं है। हम पहले चर्चा करते हैं मायावती पर। ये मायावती थी, माया, ममता, मुलायम, ये तीनों एक ही नाम है, माया, ममता और मुलायम। ममता बड़ी तेज तर्रार की, मायावती भी है, मतलब दबंग महिला है। संसद में खड़ी होकर क्या बोल दें कुछ अंदाजा नहीं। ममता को मनाने के लिए तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, खुद इनके घर गए थे और इनकी माताजी से उन्होंने बोला कि आपकी बेटी तो बड़ी ही, मतलब जो बोले, तो जब ममता अपने घर पहुंची तो उन्होंने बताया कि अटल जी आए थे और उसमें प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री इनके घर जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ताकत का अंदाजा आप इससे लगा लो महिलाओं की, और ममता दीदी का अंदाजा इससे लगा लीजिए, ठीक है। तो हमें यह समझना है मायावती अगर यूपी में आई तो इससे क्या हुआ? क्या आर्थिक रूप से यहां का समुदाय सशक्त हुआ? नहीं हुआ। तो प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा इस समुदाय के लोगों में सामाजिक दृष्टिकोण से ये सशक्त हुए, क्योंकि एसटी एससी एक्ट अब हर थाने में लगाया जाने लगा। जनरल क्लास के जो बहुत से बड़े दबंग लोग भी थे, वो भी इन सामान्य व्यक्ति से डरते ही नहीं थे, दूर भी रहते थे कि इनका सम्मान करना अब जरूरी है। अगर कहीं पे डीएम भी आ रहा है, एसपी भी आ रहा है, किसी भी प्रकार का, चाहे जनरल का हो, किसी भी, इनकी बात है, इनकी बात पहले सुनेगा। इससे सामाजिक सुरक्षा का भाव जगा, और जनता में सामाजिक सुरक्षा का भाव जगाना बहुत जरूरी होता है। चाहे जो है आर्थिक, ऐसा नहीं था इनके राज्य में भ्रष्टाचार कम था। अगर भ्रष्टाचार इतना कम होता तो ये हाथी ना बनवाती। जितने की हाथी, उससे ज्यादा हाथी की ओढ़नी बन रही थी। मतलब चुनाव आयोग ढकने के लिए लगा रहा था, कोई हाथी देख के ओढ़ना। समझ रहे हैं? मतलब ये है कि दुल्हन की कीमत अगर 10,000 है तो दुल्हन कोई देखे ना, साड़ी की कीमत 20,000 है, नजर ना लगे, कोई ये देख के वोट ना दे। तो यही था। लेकिन इससे हुआ क्या? भ्रष्टाचार ये भी हुआ, जनता थोड़ी सी जागरूक हुई। देखो जागरूकता आती है क्योंकि अगर भ्रष्टाचार इनके राज्य में भी चल रहा है तो आर्थिक स्थिति पे संपन्न होंगे नहीं, थोड़े से लोग डिसबैलेंस होंगे, फिर मुलायम आएंगे। फिर इसके बाद देखिएगा भ्रष्टाचार दोनों के स्तर पे आ ही गया। अब इसके बाद कौन आ गया?
योगी साहब आ गए। मतलब भाजपा पार्टी, ये पार्टी कैसे आ पाई? लोगों ने दोनों को क्या किया, बेस किया। अब इसके बाद तीसरे पर है, लोकतंत्र के प्रति विश्वास अगर देखना हो तो जब कहीं पर लोग एसटी एससी क्लास के ज्यादा हैं और ओबीसी क्लास के ज्यादा हैं, और इसके बावजूद अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे आ रही है, मतलब कोई सेंट्रल पार्टी आ रही है, जैसे भाजपा हुआ, कांग्रेस आ रही है, इसका मतलब कि लोगों में सुरक्षा का भाव अब धीरे धीरे बढ़ गया है। सुरक्षा का भाव ना होता तो पूरा का पूरा वोट बहन जी को जाता, पूरा का पूरा वोट बुआ और भतीजे को जाता। लेकिन इसका मतलब कि लोगों ने इनसे ज्यादा विश्वास इन पे किया। बात समझ पाए कि नहीं? ये सब क्या था? ये जो 1857 का विद्रोह था, 1858 का जो अधिनियम बनता है, उसके बाद जो बनता है, हमारी सरकारें और देश की जनता भी बहुत सीखती रहती है। मतलब सरकारें सीखती, जनता है, इससे क्या रहता है, हम सीखते रहते हैं। आइए एक कॉन्सेप्ट और समझो, बड़े ध्यान से देखना। इसीलिए कांग्रेस चाह लेती तो क्या आम आदमी पार्टी का जन्म हो पाता? कभी नहीं हो पाता। अच्छे नेताओं को अपने बस में कर लेती, राज्यसभा सीट दे देती, कुछ और बना देती, मुख्यमंत्री बना देती, करवाती, कर तो लेती, कर लेती कि नहीं कर लेती? देखो इतना तो विश्वास है ना भाई, विश्वास है कि नहीं? लेकिन हमें ये तो देख लेना है, समझना है। आप ये देखिए, भारत जैसे देश में किसी बड़े नेता के खिलाफ जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो यहां पे है क्या? कभी कभी तो व्यक्ति ही गायब हो जाता है। लोकतंत्र है भारत में, लेकिन अक्सर व्यक्ति ही गायब हो जाता है। मैं मान लो मैं कल को एमपी का टिकट लेके खड़ा हो और मेरी कोई वैल्यूएशन है नहीं अभी, और मैं प्रचार करूंगा और लोगों को ये मतलब लग रहा है कि लोगों को मोटिवेट कर सकता है, कुछ वोट पा सकता है। दूसरे दिन आप देखिएगा मैं गायब हो जाऊंगा, बोलेंगे पता नहीं भाई साहब को किसी ने कैप्चर कर लिया। ऐसा होता है कि नहीं? विश्वास नहीं है? ठीक है, समझ रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है? ये होता है। और मैं तो काफी, आप इतिहास ढूंढिएगा, बड़े नेताओं के खिलाफ जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो दो प्रकार की स्ट्रेटजी होती है। यदि उस बड़े नेता के साथ लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और दूसरा व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो उसको लालच देके, डरा के, धमका के बैठा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, यदि लोग इसके खिलाफ हैं तो फिर जो समझदार सरकारें होती हैं, जो दूसरा व्यक्ति खड़ा हो रहा है इसको सरकार इसको सपोर्ट करती है, सुरक्षा के दृष्टिकोण पे, हर दृष्टिकोण पे, हर जगह सरकार सपोर्ट, ये दिखना नहीं हमें क्यों सपोर्ट करती है? क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है। पहले जो भी पार्टियां थी, जितना भी भ्रष्टाचार करना था, की या नहीं की, हुआ कि नहीं हुआ, उससे नहीं मतलब है। आप चाहते हो कि इस पार्टी के आने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा तो आप लाइए, ठीक है, हम उनको सुरक्षा भी दे रहे हैं, हर प्रकार की फैसिलिटी दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं फ्री में पानी, फ्री में बिजली, फ्री में शिक्षा और फ्री में नंबर आएगा और जीवन अच्छा हो जाएगा, तो ठीक है आप लाइए, पूर्ण बहुमत से आइए। अब देखिए एक आध दोबारा और देखेंगे, फिर लोग ऊब जाएंगे, यार कुछ हुआ नहीं भाई, अब उसी को लाना है, फिर वही है। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई नई राजनीतिक पार्टी आती है या कोई नए नेता को जब कभी उभारा जाता है तो लोकतंत्र की एक खासियत होती है जन विद्रोह को कम करना। क्योंकि नई पार्टी, नए नेता तभी आते हैं जब जन विद्रोह होता है, जनता के अंदर एक विद्रोह होता है। भ्रष्टाचार के प्रति लोग हर तरीके से मतलब क्या हो गए थे कि मतलब ये हो गए थे कि नहीं हर जगह भ्रष्टाचार है,
नमक भी खा रहे हैं तो लोगों को नमक में भी भ्रष्टाचार ही दिख रहा था, ये भी भ्रष्टाचार से ही बना हुआ नमक होगा। विश्वास नहीं है कांग्रेस पर या किसी भी पार्टी पर, क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। आइए, अन्ना के नाम पे आ गई सरकार, अब लोग इसको देखेंगे। मतलब ऐसा है नहीं, कोई भी आ सकता है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने का बहुत बड़ा शौक था कि नहीं था, ये एक सोचने का बिंदु है। लेकिन आप ये यहाँ पे जानिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति लीडरशिप में आता है तो सरकारें खुद सुरक्षा देती हैं कि जन विद्रोह जो है वो जन विद्रोह ना हो, बल्कि व्यक्ति का गुस्सा वोट में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए भारत में कभी विद्रोह हो ही नहीं सकता। भारत में कोई लाख कोशिश कर ले सशस्त्र विद्रोह हो जाए, लाख कोशिश कर ले कि कोई बहुत बड़ा ऐसा मूवमेंट हो जाए, लोग आपस में ही मर के कट जाए, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि नेता जन्म लेंगे, एक तरफ ओवैसी को पैदा कर देंगे तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता को पैदा कर देंगे। आइए, वो उधर बढ़ गए, ये इधर बढ़ गए, सबका गुस्सा वोट में शांत हो गया, फिर आगे दिक्कत होगी, फिर किसी को जन्म दे देंगे। तो 1857 के विद्रोह के बाद हम ये देखेंगे कि वो हिंदू और मुस्लिमों को इसीलिए बांट रहे हैं कि दोनों का गुस्सा अगर एक साथ हो गया तो फिर हम गुस्से को संभाल नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? इसीलिए अगर महिलाओं को भी अगर अधिकार दिया जा रहा है, अब बातें सही है कि नहीं है समझना है आपको। जहां तक मैं समझता हूं, अगर कोई व्यक्ति अपनी लड़कियों को भी इस समय पढ़ा रहा है बहुत तेजी के साथ, और लड़कियों को भी अगर वर अच्छा ढूंढ रहा है, मेरी बेटी की शादी है, ये ऐसा सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करेंगे, जो भी लोग ये ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लड़कियों के साथ जिस स्तर का शोषण हुआ है, अगर उस स्तर का शोषण इन लड़कियों ने याद कर लिया तो जो पुरुष सामंतवादी मानसिकता है उससे इनको घृणा हो जाएगी। उस गुस्से को शांत करने के लिए अब सरकारें इनको ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं। घर परिवार के स्तर पर भी ये बताया जा रहा नहीं, इनको ज्यादा फैसिलिटी देना जरूरी है। शोषण आप बहुत कर लिए, काफी हद तक कर लिए। तो इसीलिए जब कोई कहता है ना कि ये लड़कियां जीन्स का पैंट फटा ना पहने, ये ना पहने, वो ना पहने, तो ये देखा जाता है कि समाज कैसा चल रहा है। फिर ये देखा जाता है नहीं, मानसिकता बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, अब नहीं बोलना साहब, ये देखा जाता है। तो इसका मतलब अब वो नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि लोग अपने अधिकारों को मांग रहे हैं जिनका अभी तक शोषण हुआ है। ये समझना। महिला को प्लाट में छूट मिलती है, हर जगह महिला को इसमें छूट मिल रही। अमेरिका के स्तर पे, अमेरिका के बारे में आप जानते नहीं है, वहां के बारे में क्या है। वहां पे जो कंपनियां होती हैं, अगर मैडम को आपने यहाँ पे बैठा दिया, देखो हम तो भाई देखो शोषण का तरीका कई हो सकता है, लेकिन महिलाओं को आपको ज्यादा अधिकार देना ही है। अगर अधिकार ज्यादा नहीं दे पाए तो विद्रोह की स्थिति हर जगह आएगी, क्योंकि इनका शोषण पहले बहुत हो चुका है। कोई पुरुष अपने माथे पर सिंदूर लगा के आज तक नहीं चलता है, कोई नहीं चलता, उसकी कोई पहचान ही नहीं है। भाई साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है, इस स्तर से आप शोषण देख लीजिए। और महिलाओं को शादी हुई तो हर प्रकार से उनको ऐसा लिबास पहना दिया जाता है कि अब ये किसी की प्रॉपर्टी है, दूसरे की नजर इस पे नहीं पड़नी चाहिए। और वहां पे इसका मतलब क्या किया, हमने उनको अधिकारों से हर तरफ वंचित ही किया था अभी तक। ये सोचना है बस, सही है कि नहीं है, सबका अपना दिमाग होता है। बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। महिला को इसीलिए प्रॉपर्टी अगर लिखानी हो तो उसमें छूट मिलती है। पर सर सिंदूर वगैरह लगाने से सर महिला को थोड़ी सुरक्षा भी तो मिल जाती है। सुरक्षा तो मिल जाती है, लेकिन उसका अधिकार भी तो छीन लेते हैं। हो सकता है महिला को आपसे कोई अच्छा पसंद आ जाए, अब सिंदूर की वजह से जो दूसरा व्यक्ति जिसको पसंद करना चाहती वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, तो छोड़ यार नहीं, हो सकता है। दोनों चीजें, सुरक्षा तो हमने कम दी है, असुरक्षा ज्यादा दे दी है। ये सोचने की बात है। अगर महिलाओं को असुरक्षित बनाया है तो किसने बनाया है, हम ही ने तो बनाया है। असुरक्षित हम ही ने बनाया है।
मानसिकता ये भी हो सकती है कि ये असुरक्षित रहेंगी तभी घर में रहेंगी, ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी पता चला रात में भी घूम के आ रही हैं। कॉन्सेप्ट कई हो सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहां से निकला मैं नहीं बता सकता। पहले तो यहां तक कहा जाता था, ऐसे ऐसे राजा हमारे देश में हुए हैं कि यदि कोई महिला अपने सर पे सोने की टोकरी लेकर चलती थी तो कोई उसे छू नहीं सकता या किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसके साथ नहीं आ सकती। तो यहाँ पे ये देखना, हाँ यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा था। तो इसीलिए प्रॉपर्टी के स्तर पे अमेरिका में यहाँ तक है, हमारे यहाँ का आरक्षण का सिस्टम अमेरिका के यहाँ का आरक्षण का सिस्टम बहुत अलग है। वहाँ की महिलाएं इसीलिए ज्यादा सशक्त हो जाती हैं। संसद के स्तर पे वहाँ पे देखिए महिलाओं को कितना प्रमोट किया जाता है। इस बार देखिए भारत देश की महिला को, भारत देश की अगर महिलाओं को वहां पे बनाया जा रहा है उपराष्ट्रपति, तो ये मत सोचिए कि भारत देश की महिलाओं को उनको उनसे बड़ी मोहब्बत हो गई। मोहब्बत जैसी कोई बात है ही नहीं। बात ये है कि वहां पे जो प्रवासी लोग थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनकी संख्या बढ़ रही है। उनके अंदर क्या है, उनके अंदर अगर संख्या बढ़ रही है तो इनको अधिकार भी चाहिए। यही सिस्टम है धन की, वो पैसे कवर कर रहे हैं, विद्रोह नहीं होना देना चाहते, इसीलिए इनको अधिकार दे रहे हैं। और महिला को अधिकार दे रहे हैं तो महिलाओं में एक अलग से सुरक्षा। भाई आप ये राष्ट्रपति बनी थी, वहां पे आके बोली और कि हर बेटी बन सकती है, आज उपराष्ट्रपति हो सकता है, कल राष्ट्रपति। आज तक अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति बनी नहीं है, ये उपराष्ट्रपति है। तो विद्रोह है कि नहीं वहां पे? महिलाओं के अंदर कुछ तो विद्रोह होगा। हिलेरी क्लिंटन को लाना चाह रहे थे, जनता ने हरा ही दिया। पता नहीं महिला को नहीं देखना चाहते लोग राष्ट्रपति की, पता नहीं कैसी मानसिकता है वहां की। सही मानसिकता है उनके मुकाबले मजबूत है, सही मानसिकता है। मेरे को अपनी मानसिकता नहीं पता, बताया मैं वहां क्या बताऊं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी तक वहां पे कोई महिला राष्ट्रपति बन ही नहीं पाई। इस बार बन जाती, लेकिन वहां पे उसी वंशवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा था। अगर मान लीजिए हिलेरी क्लिंटन आ जाती तो इसके बाद बराक ओबामा अपनी पत्नी को लाते, वो भी तो तेज थी, बोलती थी। कभी आपने देखा उनको? रंग भले सांवला है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जनता ताली नहीं बजाती थी, वो खुद ही बोलने के बाद बजाइए। मतलब ये उनकी खासियत देखिए, उनकी कभी वीडियो आप देखिएगा, मतलब मिशेल की, तो मतलब उस लेडी का दिमाग देखिएगा, बात बोली और उसके बाद रुकी, फिर ऐसे ऐसे मतलब बजाना शुरू कर दो, मतलब ये ठीक है। तो मैं उसको देखा, तो इसके बाद वो आती, फिर वहां वंशवाद शुरू हो जाता, इसीलिए लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो हमें यही देखना है कि अमेरिका में भी आरक्षण दिया जाता है, लेकिन वहां आरक्षण का तरीका दूसरा है। वहां पे मान लीजिए इस कोई कंपनी है, इस कंपनी के पद पर यहाँ पे ये सब पद हैं, मैनेजर की, डायरेक्टर की, इनकी यहाँ पे एक रहता है रिजर्वेशन टाइप में, आरक्षण टाइप में। अगर आप यहाँ महिला को रख रहे हो या जिस भी प्रकार की कैटेगरी बनाई गई इनको रख रहे हो तो टैक्स में छूट मिलेगी। मान लो किसी को रखने से टैक्स में 2% की छूट मिल जाती है, तो मैडम को काम आता हो कि ना आता हो, मैडम को काम नहीं करना, क्या करना, आना है, बैठना है। मैडम काम आपका कौन करेगा? आपका सहायक करेगा। लेकिन जितना छूट मिलेगा कंपनी को, वो तो इनके वेतन से काफी कम होगा। तो हम यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? इससे होगा क्या? क्या मैडम यहाँ ऐसे निठल्ली बैठी रहेंगी? देखेंगे कुछ तो मेरा अधिकार है, ये यूज कर रहा है, अच्छा ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, धीरे धीरे अंदर से एक भावना आएगी। अच्छा, इसको देख के क्या होगा, अन्य लड़कियां भी देखेंगी, पढ़ने लिखने से हम भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तो सब में एक एजुकेशन, आगे बढ़ने का एक कंपटीशन आ जाएगा, बस यही। और ये किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए यही चाहिए। नौकरियों में आरक्षण देने की वजह से ही जो वंचित, शोषित, पीड़ित समुदाय है वो एजुकेशन की तरफ अट्रैक्टिव हुआ। पहली चीज तो ये बहुत ध्यान से समझना है। जनरल कुछ बने या ना बने वो पढ़ता है, लेकिन ये क्लास तभी पढ़ेगा जब ये कुछ बनेगा। तो इसको हमें यहाँ पे लालच दी। जैसे बच्चे को
बिस्किट देंगे तभी स्कूल जाएगा, नहीं तो सरकारी स्कूलों में क्यों दिया जाता बिस्किट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसीलिए। तो एजुकेशन के स्तर पे जो समुदाय कमजोर होता है वो बच्चा होता है अपनी समझ से। क्या होता है? बच्चा। और बच्चों को हमें बनाना है बड़ा, तो लालच देनी पड़ेगी, तो हमने लालच दिया। और ये बच्चे जिस दिन बड़े हो जाएंगे ये सरकारी जॉब करेंगे ही नहीं। टाटा के यहाँ, टाटा के घर का आदमी, धीरू भाई अंबानी के घर का आदमी, कोई ये चाहेगा कि मैं सरकारी नौकरी करूं? ये अपना काम करेगा, खुद काम करेगा। अमित शाह का बेटा आईएएस बनना चाहता तो बन जाता कि नहीं? बन जाता। किसी पॉलिटिकल मंत्री का बेटा है, उसका बेटा वो भी आईएएस बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि इससे अच्छा काम है हमारे लिए, हम डेवलप कर सकते हैं, क्वालिटी है। बीसीसीआई में गया हुआ सर, वही चीज, मतलब आप, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को समझिएगा। हम इसी के बहाने इनको यहां ला रहे हैं और ये इतना सक्षम हो जाएंगे, कल को ये खुद जॉब क्रिएशन करेंगे। दे आर द जॉब क्रिएटर, नॉट द जॉब सीकर। समझ रहे हैं? तो इसी चीज को बनाने, इसीलिए मानसिकता से समझना ही नहीं कि मेरे को नौकरी नहीं मिली। देखो आरक्षण की वजह से मेरे को भी नौकरी मिली नहीं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ अगर थोड़ा भी अगर सपोर्ट होगा तो हो गया होता, अभी तक घूम रहा होता गाड़ी में। तो इसका मतलब अगर मैं पढ़ाते समय उस मानसिकता को रखूं तो अच्छा होगा। आप समझ ही नहीं पाते, मैं बोल देता बहुत खराब है, आप बोलते बहुत खराब है, मैं ये देखने के बाद अरे बहुत गुस्सा है इनको देख के, बहुत अच्छा हुआ मेरे को एक पोस्ट नहीं मिली, उसकी वजह से एक ऐसे व्यक्ति को पोस्ट मिली जिसको देखकर पता नहीं कितने करोड़ की जनता पढ़ने पे लग गई। इससे अच्छा क्या चाहिए? मैं तो अपना काम कर रहा हूं। बात आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए जब कभी असफलता मिले तो उसे ये सोचना चाहिए मेरी असफलता से कितने लोग सफल हो सकते हैं, उसको देख के मोटिवेट होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने इसीलिए बोला कि सफलता की किताबों से ज्यादा असफलता की किताबों को पढ़ना सीखिए, उनमें जिंदगी के रहस्य और देश का भविष्य छिपा होता है। चलिए, मेरे बात का मतलब समझ पाइए। अभी तक आरक्षण के प्रति आपका नजरिया दूसरा रहा होगा, लेकिन आज के बाद अगर आप सोचेंगे तो चेंज हो जाएगा। समझ में आया? किसान आंदोलन क्यों जरूरी है? सरकार के लिए जरूरी है। ये सुधार क्यों हुआ? आप सब थक तो नहीं गए? समझिए ध्यान से। ये मैं इसे पढ़ाना है, इसलिए मैं एक आपके अंदर माइंड सेट डेवलप कर रहा हूं, और जो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बाकी पढ़ाने को तो मैं पढ़ा देता, अभी तक पूरा हो जाएगा। किसान आंदोलन क्यों जरूरी है? योगेंद्र यादव कहते हैं कि किसानों ने मांगा नहीं साहब, आपने दे दिया, बिना मांगे क्यों दिया। मोदी जी संसद में खड़े होते हैं, बोलते हैं ठीक है किसानों ने नहीं, अगर मांगा ही नहीं है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया, किसने मांगा था? किसी ने मांगा क्या? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई, किसी ने मांगा था क्या? एक इधर और एक उधर। मोदी भी अपने आप में ध्यान रखिएगा। इसीलिए देखो, नेताओं को हम भले सोचते हैं कि ये पढ़ते लिखते नहीं हैं, लेकिन ये मान लीजिएगा कि नेता हमसे ज्यादा पढ़ते हैं, तभी वो संसद में खड़े होकर बोल पाते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना कि भारत के नेता अनपढ़ है। बस नेताओं का चेहरा और नेताओं की जुबान इसलिए फिसलती है या इसलिए बदलती है क्योंकि हम चाहते हैं। हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए बराक ओबामा ने बहुत अच्छी बात कही थी जब वो अपने कार्यकाल के बाद यहां पे आए थे। उन्होंने कहा कि लीडर इज द मिरर ऑफ द पीपल। जो नेता होते हैं वो लोगों के लिए दर्पण होते हैं। लोग जैसा चाहते हैं वो अपने दर्पण में वैसा ही दिखते हैं। ऐसा है कि नहीं? समझ में आया? इसका मतलब अगर कोई सरकार या नेता अगर मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं और दूसरी पार्टी भी उस पर बोलने से बच रही है और एक पार्टी थोड़ा विरोध में बात कर रही है, इसका मतलब कि जन भावनाएं इस स्तर पे आ गई हैं कि हमें विकास नहीं, हमारी जो उपेक्षा है उसको पहले सामने लाओ। ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक स्तर पे न्यायालय भी इस बात को समझ गया कि हम एक स्तर के बाद जन उपेक्षाओं
जन अपेक्षाओं का हनन नहीं कर सकते, या जनता जो चाहती है हम उसका हनन नहीं कर सकते ज्यादा दिन तक, बहुत हो गया, अब दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए निर्णय आने के पहले सबको पता था, मतलब पता था कि नहीं था मैं भी नहीं जानता, लेकिन तभी एक माहौल तो बन ही गया था। दूसरे समुदाय ने भी समझा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब बन जाना चाहिए, नहीं दिक्कतें आ जाएंगी। गलत हुआ सही हुआ वो अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र हमेशा आस्था और विश्वास से चलता है। जब आस्था और विश्वास को एक हद तक कम करने लगते हैं तो वहीं पे दिक्कतें आने लगती हैं। हमें इसके साथ एक चीज और समझ लीजिए आप, जो समझना है, पार्टियों का जन्म कैसे होता है। देखिए दिल्ली में जब एक आम आदमी पार्टी आने वाली थी, देखो एक चीज तो आपको मान लेना है, एक आईएएस अधिकारी, उसकी पत्नी भी आईएएस है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसकी पत्नी भी आईएएस है और वो भी आईएएस है। खुद जॉब छोड़ता है और पत्नी जॉब कर रही है। बड़े ध्यान से देखिएगा, दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझना है। ये भाई साहब इन्होंने जॉब छोड़ा, धीरे धीरे शुरू किया अपना काम, यहाँ ये मिले, अन्ना हुए या जो भी हुए मिले, यहाँ पे पार्टी बनी, जिस भी स्तर से आए चुनाव लड़े। जब तक सुरक्षित नहीं थे क्या तब तक पत्नी ने जॉब छोड़ा? नहीं छोड़ा। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। इनकी जॉब के स्तर पे गवर्नमेंट ने कभी इंटरफेयर किया? नहीं किया। क्योंकि दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की जनता में भ्रष्टाचार के प्रति एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि कांग्रेस के लोग जिधर दिखते थे कांग्रेस के कम भ्रष्टाचारी ज्यादा नजर आते थे। स्थिति आ गई, कांग्रेस का कोई एमपी दिख रहा है तो लोग देखते ये एमपी नहीं है, ये सब जितना कमाया भ्रष्टाचार से ही कमाया। मतलब ये नजरिया उस समय बन गया था लोगों का, याद है क्या? ये नजरिया, वो नजरिया बदलेगा कैसे? तो एक ईमानदार छवि वाले व्यक्ति को कुदाना पड़ेगा राजनीति में, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। देखो सरकारें यहाँ पे सरकारें जांच भी कर रही हैं कि ईमानदार है कि नहीं, इसके गांव भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, तो लोग क्या बोल रहे हैं, अरे पूरा अरविंद केजरीवाल का पूरा घर छान रहे, आज तक नहीं पाए, बहुत ईमानदार आदमी है। तो भाई सरकार को ईमानदारी ही दिखाना था, इसलिए ला रही, ईमानदारी ही चाहिए आपके लिए। और यहाँ पत्नी काम कर रही, सिक्योरिटी के स्तर पे, परिवार के स्तर पे कोई दिक्कत नहीं। इसके बच्चे जब तक नेता नहीं बन, क्या इनकी पत्नी इनके साथ प्रचार करने आई, हमारा घर के घर चल रहे, बच्चे के बच्चे नहीं चलेंगे, पूरा भाई का भाई। सबसे बड़ी पॉलिसी देखिएगा, ये एक राजनीति में होते हैं, बाकी इनके बच्चे जो होते हैं सब पढ़ते लिखते रहते हैं, ये कभी यहाँ नहीं पूछते, ये अपने टाइम का वैल्यूएशन देखते हैं। हमारे आप कहा एक कोई बस ग्राम पंचायती के चुनाव में खड़ा हो जाए, छोटे से चल तू भी जिंदाबाद बोलेगा, हाँ बोल तू भी जिंदाबाद, उसे भी खुदा देता। मेच्योर कौन है? सिक्योरिटी यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, जीतते हैं, पहली बार जीतेंगे, गरीबों को भी टिकट देंगे, जूता पालिश कर रहे थे बना दिए विधायक। अगली बार अब माहौल आ गया एडजस्ट में, अब चलने दो, चल रहा है। अब क्या होगा, अब सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मामला पैरेलल हो गया। जो गुस्सा था यहाँ पे देख लिए, ठीक है, विद्रोह शांत हो गया वोट के माध्यम से, विद्रोह हमने शांत किया, अब फिर चीजें पैरेलल चलने लगी। अब अगली बार एक दो बार के बाद हो सकता है कोई दूसरी पार्टी आ जाए। तीसरा क्या था, तीसरा यह था लोगों में एक असुरक्षा की भावना थी, फ्री वाली चीज, तो एक प्रयोग किया गया, क्या इन चीजों से जनता के अंदर गुस्सा कुछ शांत हो सकता है, तो फ्री का प्रयोग करके देखें। नंबर के स्तर पर ये सब सरकारों का प्रयोग होता है, आप ये मान लीजिए, आपको ये नहीं मानना है कि सरकारें, ये सब प्रयोग है। क्या है, राजनीतिक पार्टियां एक प्रयोगशाला होती हैं किसी देश को चलाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। महात्मा गांधी जितना आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन एक प्रयोगशाला है, वो एक प्रयोग है
जन आकांक्षाओं को एकत्रित करने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ब्रिटिश से लड़ने का, आजादी दिलाने का, क्योंकि इधर बंदूक भी थी, इधर गांधी का ये तरीका, बंदूक से भी लोग इकट्ठा होते हैं, युवाओं में जोश आता है। पहले आप देखते होंगे, पहले की जो फिल्में आती थी, या पहले गांव में अगर आपके यहाँ नौटंकी होती थी कि नहीं, आपके यहाँ नौटंकी जैसे सिस्टम बिहार में होती है नौटंकी, पता नहीं कोई बात नहीं, ऐसे देखिए। मेरे को जो याद है, नौटंकी देखने के लिए मैं कभी कभी जाता था, सोता रहता था बीच में चलेंगे, बाकी मेरा कोई दिल उसमें मन लगता नहीं था, क्योंकि मैं शुरू से ही पढ़ता था, क्योंकि मेरे को ये पता था कि पढ़ाई से ही कुछ होना है। गरीबी अपने चरम पर थी, स्थितियां बहुत खराब थी, मेरे को इतना पता चल गया था कि पढ़ाई ही एक ऐसा संसाधन है जिससे जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। तीसरी चीज कुछ, मतलब दूसरी चीज कुछ है ही नहीं। तो दोस्त कहते भी थे कि चलना है, तो मैं बोलता था नहीं भाई नहीं जाना। बल्कि जहां जिसके यहाँ रहता था वो भी कहते थे नहीं नहीं हमेशा पढ़ना थोड़ी, यहाँ भी जाना। मैं बोलता था नहीं मैं ठीक हूँ, सोने दो। लेकिन जब मैं जाता था यहाँ पे देखता था, तो सबसे ज्यादा जो चीजें पॉपुलर होती थी वही होती थी दो चीजें। एक जहां पे हिंसा होती थी यहां, और दूसरी चीज जो सामान्य तरीके से दिखाई जाती थी। लेकिन ये हिंसा की विचारधारा बहुत समय तक टिक नहीं पाती है। बंदूक हम तभी तक चलाएंगे जब तक बंदूक में गोली होगी, लेकिन विचारधारा यदि मतलब उसमें अहिंसा है, एक शांति की भावना है, तो वो हमेशा, हम सो भी रहे हैं तब भी हमारे कार्य अगर शांतिपूर्वक करने वाले हैं तब भी वो चलते रहते हैं। आतंकवादी संगठन तभी तक चल सकता है ना जब तक उसके पास पैसा है, जब तक लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक संघ तो हमेशा चलता रहेगा ना, किसी का सपोर्ट हो कि ना हो। गांधी जी को बहुत हल्के में नहीं लेना है। और भारत के लोगों की मानसिकता, कुछ लोगों की मानसिकता ये दिखती है कि बंदूकों के स्तर पे ठीक है, लेकिन भारत में अधिकांश लोग हिंसा को महत्व नहीं देते हैं, अहिंसा को महत्व देते हैं। आप अपने घर में अपने माँ बाप से भी बात करेंगे, जहां लड़ाई की बात आएगी वो आपको पीछे कर देंगे कि लड़ना नहीं है। तो भारत बुद्ध की धरती है, इसीलिए महात्मा गांधी ने समझ लिया था कि बुद्ध की धरती को हम युद्ध के माध्यम से आजाद करा ही नहीं सकते। ऐसा है कि नहीं? महात्मा गांधी समझे थे कि नहीं? बुद्ध की धरती को युद्ध से आजाद कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता। भगत सिंह भी इस बात को बड़ी भली बात समझते थे। भगत सिंह चाहते तो जो असेंबली में बम फेंके थे किसी के ऊपर फेंकते, उन्होंने किसी के ऊपर नहीं फेंका। वो आवाज पहुंचाना चाहते थे कि उनकी कानों तक आवाज पहुंच जाए। लेकिन अब तरीका क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन माध्यम कैसा था उस पे थोड़ा सा महात्मा गांधी और उनमें एक विभेद था। सुभाष चंद्र बोस भी थे, उनमें भी। इसीलिए सरदार भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए। इन्हें कभी शहीद का दर्जा भारत सरकार ने अभी तक दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? देना चाहिए। सरकारें आती हैं, खुल के बोलती हैं। जो लोग इन पर अच्छे अच्छे गीत गाते हैं वो भी राजनीतिक पार्टियों के स्तर पे जब कभी भारत के प्रधानमंत्री बना दिए जाए तो वो भी इस बात कहेंगे हैं, लेकिन फिर दर्जा नहीं देंगे। क्योंकि माध्यम जो था, बात माध्यम की होती है। यदि आजादी का माध्यम यही हो तो फिर कश्मीर को आजाद कराने के लिए जो लोग हिंसा का उपयोग कर रहे हैं वो भी तो देशभक्त हुए। उनके लिए क्या हुआ? वो भी है। तरीका क्या? फिर इस तरीका को मान्यता मिल जाएगी तो क्या इस तरीके से कोई देश, कोई राष्ट्र चल सकता है? चल ही नहीं सकता। इसलिए महात्मा गांधी जब फांसी के स्तर पे भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, अन्य लोगों को फांसी दी जा रही थी और समझौता करने के लिए उनको भेजा गया था, आप देखेंगे उनकी आंखों में आंसू था। पेन चल नहीं रही थी, स्थितियां बहुत विकट थी, बातें हुई होंगी, आके तर्क पे टिकी हुई होंगी,
लेकिन उनका तर्क ऐसा होगा कि महात्मा गांधी के पास जवाब नहीं था। 23 मार्च 1931। वही जी, मतलब आप ये समझिए कि जवाब नहीं था, और तर्क का जब जवाब नहीं होता है तो फिर वहां पे व्यक्ति को बाध्य होकर काम करना पड़ता है। इसीलिए साइन किया। इसीलिए क्रांतिकारियों को शहीद हैं, हमारे मन से हैं, हमारे राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम अमर है, लेकिन कृष्ण कभी राधा को पत्नी नहीं बता सकते। प्रेम अनन्य है, लेकिन पत्नी बताएंगे तो फिर सिद्धांत अलग हो जाएगा। फिर तो वही कौन सा रिलेशन आ जाएगा। शादी के पहले लोग एक साथ रहते हैं, उसे कौन सा रिलेशन बोलते हैं? को लिविंग वो आ जाएगा। अगर वो आ जाएगा, अगर वो चलने लगा, फिर तो एक स्थितियां बहुत असामान्य सी हो जाएंगी। समझ में आया? प्रेम है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन संस्थागत स्तर पे हम वो बात नहीं कह सकते। समझ में आया? इसीलिए तो जितने नारे भगत सिंह के लगते हैं, शायद ही इतने नारे महात्मा गांधी के लगते हों, लेकिन संस्थागत स्तर पे जो काम महात्मा गांधी ने किया है उसी को वरीयता है, उसी को मान्यता है, और उसी के स्तर पर ही कोई राष्ट्र चल सकता है। भगत सिंह की बात सही थी, लेकिन भगत सिंह अभी थोड़े से जैसे बचपना होता है, युवा होता है, तो युवा में जोश बहुत होता है। जैसे आप ही हैं, या कोई लड़की है, उसकी शादी हुई, अपने सास के पास गई, शुरू में लड़ाई होती है, तो अगर दबंग है तो पीट भी देती है, मार भी, क्या करेगी। लेकिन जैसे जैसे वो समझदार होती है, उसके